मान लेते हैं कि तुमने कोई, अरे मान लेते हैं गिटहब जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, वर्जन में ही नहीं है। अभी तुम और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और वो है कि कुछ 3 पेजेस डालना है उसके ऊपर, एक हम होम पेज, एक अबाउट अस, एक कॉन्टेक्ट अस। एक एक होम पेज बना रही हो, अबाउट अस मैं बना रहा हूँ, एंड महक जो है कॉन्टेक्ट अस पेज बना रही है। अब तीनों बना तो रहे हैं, लेकिन कई बार हमें कोड जो है, हम बोलेंगे कि मेरा तो हो गया, तुम्हारा कोड दो, है ना, मेरे कोड के अंदर डालता हूँ। महक तुम्हारा हो गया टास्क, ठीक है, तुम तुम्हारा कोड दो, मैं मेरे फाइल में डालता हूँ। अब तुम शेयर कैसे करोगे? वही अपना व्हाट्सएप से या फिर जिप में, ऐसे ही कुछ फॉर्मेट में हम शेयर करेंगे, और वो डेटा मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा और सबको मर्ज करूँगा, यानी कि सब एक फाइल में डालूँगा, रन करके देखूँगा, फिर मैं बोलूँगा अरे नहीं हिना, इसमें ना ये चीज़ आपने गलत किया, इसको ठीक करो। फिर आप उस मुझे ठीक करके दिखाओगे, और मैं वीडियो में देखूँगा मीट में कि हाँ, अरे है तो ठीक है, अब दे दो। अब मैं फिर से देख रहा हूँ कि नहीं, नहीं, ये तो अभी ठीक नहीं है। तो ये कितना अपने लिए जटिल काम है कि हम तरह से करें। और दूसरा है कि मान लेते हैं कि मैं जो हूँ, मुझे एक प्रोजेक्ट है बड़ा, उसपे सिर्फ मैं ही अकेला काम कर रहा हूँ। अभी एक सिनेरियो बताया मैंने, एक सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ। तो सेकंड सिनेरियो में समझते हैं कि सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। अब उस प्रोजेक्ट पे मैं रोज कुछ ना कोड करते जा रहा हूँ, रोज फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4। मुझे भी याद नहीं है कि फीचर 1 कब खत्म हुआ, मुझे भी नहीं पता कि फीचर 2 कब खत्म हुआ। जब हम अलग अलग फीचर बनाते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि फीचर 5 को अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे फीचर 1 में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। डिपेंडेंसी रहती है अलग अलग फीचर्स की। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी जो हमारा मीट का जो स्क्रीन है यहाँ पर, अब जैसे कि इन्होंने मान लेते हैं कि इसमें जो माइक वाला फीचर है ना, जो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, जो हमारा कार्ड में और जो राइट में साइड पर खुलता है कंट्रीब्यूटर्स, वहाँ पे भी है। मान लेते हैं पहले था नहीं, और इन्होंने सोचा कि ठीक है, जो साइड बार है वो भी नहीं है, ठीक है, साइड बार है ही नहीं, सिर्फ क्या था हमारा, ये सामने स्क्रीन नजर आती है। मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ, तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ये फीचर था ही नहीं, ये जो फीचर है ना मैसेज वाला, मान लेते था ही नहीं। तो ये वाला नहीं है, कौन सा वाला? ये वाला पीपल वाला फीचर था ही नहीं, मान लेते। और ना ही ये वेव्स वाला फीचर था कि मैं बोल रहा हूँ तो वेव्स प्रोड्यूस आ रही है, ये फीचर था ही नहीं, मान लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि मुझे कहा गया कि तुम क्या करो, मैसेज का, सॉरी, जो पीपल का है फीचर वो इम्प्लीमेंट करो। मैंने ठीक है, मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, और कहा गया कि मुझे एक काम करो, इस फीचर में ना वॉइस का भी डाल दो, कि वॉइस कोई बोलता है तो यहाँ पे वॉइस दिखाई दे। बोला ठीक है। फिर मुझे बोला गया कि ये जो तुमने पहले फीचर बनाया था ना, इसके कार्ड में भी वॉइस डालो। तो इससे इम्पैक्ट पड़ा, अफेक्ट हुआ हमारे दूसरे फीचर्स में भी। ऐसा ही होता है हमारा कोड में। और अगर मैं कहूँ कि मान लेते मैंने कोड कर लिया वगैरह, ये फीचर इम्प्लीमेंट किया, एंड कई सारे फीचर मैं इम्प्लीमेंट करते गया, कई सारा कोड में करते गया। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो है ना, ये ठीक से चल नहीं रहा है, वेव्स का मान चल नहीं रहा है, कि मेरा माइक है वो चल नहीं रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लास्ट टाइम मैंने क्या कोड किया था? मुझे भी याद नहीं ना। तो मुझे डोल ढूंढते बैठना पड़ेगा कि क्या इशू था, क्यों नहीं हुआ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि किस टाइम पे मैंने क्या किया था। मेरे पास एक लॉग बुक नहीं है कि मैं मेंटेन करूँ कि ये फीचर मैंने ये तारीख को ये टाइम पे किया था। ये बात सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो मानते हैं, वर्जन्स। कोई भी कंपनी, कोई भी ऐप्स हमारे हैं या वेब एप्लीकेशन या प्ले स्टोर की एप्लीकेशन, वर्जन तो हमने सुना ही है कि व्हाट्सएप का नया वर्जन आया, फेसबुक का नया वर्जन आया। जैसे कि हमारा रोबोट, जो चिट्टी रोबो है, उनकी जो मूवी बनी थी रोबोट, रोबोट 2.0, कुछ अलग अलग फीचर्स है ना नए नए रोबोट में। वैसे ही हमारे कोड में भी रहते हैं 1.0, 2.0, 2.2.3, ये सारे वर्जन निकलते हैं। तो जब सपोज कि मेरे पास कोड ऑलरेडी है वर्जन 1 का, मैंने कुछ किया था, अब नए नए फीचर डालना है, तो वो भी मैं मेरे वर्जन 1 के कोड में ही डाल रहा हूँ। और मान लेते मेरा वर्जन 2 खराब हो गया, मैंने कई सारे चेंजेस किए,
कई सारे फीचर्स में मैंने कुछ इम्प्रोवाइजेशन किया। अब मेरा चल ही नहीं रहा, वर्जन 2 डिप्लॉय किया मैंने, लाइव चल रहा है। अब मुझे फिर से वर्जन 1 पे जाना है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि क्या क्या चीजेस मैंने किए थे, क्या क्या गलतियां निकल रही है, कैसे मैं फिर से जाऊँ। ये कितनी परेशानी वाला काम है ना। तो यही रिजल्ट होता है हमारा गिट से। तो गिट क्या करता है कि हम और गिटहब, ये दोनों में फ़र्क क्या है बोलता हूँ मैं। गिटहब जो है ये एक ओपन सोर्स प्रोवाइडर है हमारे लिए, कि जो कि हम मल्टीपल लोग एक क्लाउड के स्टोरेज पे हम वहाँ पे हमारे फाइल्स स्टोर कर सकते हैं, अगर हमें एक्सेस हो तो। जैसे कि मान लेते हैं कि इंस्टाग्राम पे हमारा कुछ ग्रुप है, तो हर किसी को एक्सेस है कि वहाँ पे मैसेज कर सकता है ना। वैसे ही गिटहब क्या है, एक तरफ से कि हम वहाँ पे अपना फाइल स्टोर करते हैं। मैंने मेरा फाइल स्टोर किया, तुमने तुम्हारा किया, महक ने महक का किया, फैजान ने उसका किया, स्टोर कर रहे हैं हर कोई। ठीक है, यही है गिटहब। एंड गिटहब जैसे कई सारे प्रोवाइडर्स हैं, बिट बकेट है, गिट लैब है। और गिट क्या है, गिट हमें हेल्प करता है कि हमारे वर्जन कंट्रोल्स के लिए। अब जो मैंने पहले बताया ना कि सबका कोड, मैं तुम्हारा कोड लूँ फिर मैं देखूँ कि चल रहा कि नहीं, ये गिटहब ने सोल्व कर दिया कि मैं सबका कोड मैं एक ही जगह पे देख पा रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट में तुमने भी कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी किया, महक ने भी किया, मैं देख पा रहा हूँ, ये एक फायदा। एंड सेकेंड जो सिनेरियो था हमारा कि सेकेंड सिनेरियो क्या था हिना, आपको याद है? मुझे लिख के रखना चाहिए था। फर्स्ट तो हो गया कि एवरीवन विल प्रोवाइड, और सेकंड क्या था, सेकंड याद नहीं आ रहा, ठीक है। थर्ड क्या था, वर्जन कंट्रोल्स। एंड हाँ, फीचर्स। कि अब मान लेते हैं जैसे मैंने बताया सिनेरियो 2, कि मैंने एक फीचर पे चेंज किया, फीचर 2 पे भी चेंज करवाया, यानी कि अफेक्ट पड़ गया ना दूसरे फीचर्स में। अब इसके बारे में ऐसा समझ लो कि जैसे मैंने बताया साउंड वेव्स का इसमें भी चेंज किया वगैरह। तो अगर मान लेते कि अब मुझे कहते साउंड वेव का निकाल दो फीचर दोनों जगह से, तो मुझे ढूंढना ढूंढना पड़ेगा कोड कौन सा है। तो क्यों ना मेरे पास ऐसा कंट्रोल हो कि मुझे पता हो कि इस कोड में मैं यहाँ से निकाल दूंगा ना, हर जगह से निकल जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा ना। तो यही चीज़ होती है हमारी गिटहब के साथ। तो हमारा क्या होता है कि फीचर, कि हम हर एक हमारे फीचर को हम लॉग कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि तुमने ना लॉगिन का पेज बनाया, तुम पुश कर दो, लॉगिन पेज इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड दिन तुम कर रहे हो रजिस्टर्ड पेज का, रजिस्टर्ड पेज बनाया, पुश कर रहे हो, लॉगिन पेज इम्प्लीमेंटेड। अब मैं तुमको कहूँ कि एक काम करो, तुम्हारा रजिस्टर का पेज है ना वो ठीक नहीं है, पूरा ही निकाल दो, हमें रखना ही नहीं रजिस्टर का पेज। तुम क्या करोगे, तुम तुम्हारे पुराने वर्जन पे जाओगे। अब ये चीज समझाता हूँ मैं हो रहा क्या। कि मान लेते हैं कि ये तुम्हारा वर्जन, एक वर्जन था तुम्हारा लॉगिन पेज वाला, यानी कि तुमने ये फीचर इंप्लीमेंट किया ना लॉगिन का, उसके बाद तुमने इंप्लीमेंट किया रजिस्टर वाला। अब मैं बोल रहा हूँ कि काम करो, रजिस्टर वाला पूरा निकाल दो। तुम सीधा कहूंगा कि तुम क्या करो, सीधा जंप करो ये वाले फीचर पर, ये वाला फीचर ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। तो ये चीज हम कर सकते हैं, हम हमारे वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि तुमने एक फीचर बना रहे तुम, और हुआ कि फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, फीचर 5, तुमने हर कोई फीचर अप्लाई किया। बाद में तुमने देखा यार ये फीचर जो मैंने नया पुश किया हुआ है फीचर 5, ये चल ही नहीं रहा, तुमको वो निकालना है। तो तुम क्या करोगे, जंप करोगे फीचर 4 पे। तो ये हम गिटहब से कर सकते हैं, गिट से कर सकते हैं। और वर्जन कंट्रोल की बात आई तो देखो, वर्जन वो चीज़ नहीं है कि हम हमेशा नंबर में काउंट करें, हम बहुत माइनर वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो हमारा सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ से 3 डॉट डाल दिया, तो ये भी एक वर्जन ही है, छोटा सा वर्जन। कुछ नया अपडेट आया है ना कि यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं।
यहाँ से हाइफन निकल निकल गया मान लेते हैं, छोटा सा लेकिन कुछ वर्जन है ना, कुछ फीचर है नया, तो हम वर्जन कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मैंने वर्जन 1 बनाया, मैंने सारे कोड मेरा जो था, मान लीजिए कोई गेम बना रहा था मैंने इसके सारे वर्जन्स पुश, अपने फीचर्स पुश कर दिए, चल रहा है, टेस्टिंग है, डिप्लॉयमेंट है, सब हो गया, वर्जन 1.0 मार्केट में आ गया। अब क्लाइंट कुछ जो हमारे यूजर से कुछ रिक्वायरमेंट आए हैं बीए की तरफ से भी, तो अब उन्होंने कहा है कि हम सेकेंड वर्जन रिलीज करेंगे। तो मैंने क्या किया, वर्जन 1 का कोड जो मेरा एक ब्रांच में था, हम करते हैं ना रेपो एक बनाते हैं, फिर मल्टीपल ब्रांचेस, तो मैंने एक ब्रांच बना दी वर्जन 1, मेरा उसमें सब कोड है। अब उसको मैं क्लोन करूंगा, उस ब्रांच से मैं दूसरी ब्रांच बनाऊंगा वर्जन 2 के लिए, और वहां पे सारा कोड करूंगा। इससे हुआ क्या, अगर मेरा वर्जन 2 भी फेल हो जाता है तो मेरे पास वर्जन 1 का पूरा कोड स्टेबल मौजूद है, और उस पर मैंने कोई छिड़कानी नहीं की, उसके लिए मैंने वैसे ही रखा है ब्रांच, ये नई ब्रांच बनाई है। तो ये सारा काम हम गिटहब से कर सकते हैं, समझे ना? अगर नहीं समझे तो बोलो। अ, ठीक है ना, थैंक यू, तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो गिटहब के ऊपर नहीं है, तो अगर मैं समझाते बैठ कर जाऊंगा तो आज वो हमारा निकल जाएगा। तुमने अटेंड नहीं किया था ना गिटहब वाला हमारा गेस्ट लेक्चर? तो करो वो, वहाँ उसमें सारा डिटेल बताया गया है। मैंने तुमको बहुत और भी बताया कि ये ऐसा गिटहब वगैरह चलता है। ओके है ना? अगर उसमें कुछ समझ नहीं आता है तो फिर बोलो, फिर हम और लेक्चर रखते हैं फिर गिटहब पर। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो है बैक एंड डेवलपमेंट में। अगर तुमको पता नहीं होगा तो मैं बताना चाहूँगा, महक ने डिप्लॉय कर दिया उसका, उसने ही किया है अभी तक, ये खुद उसकी खुद की वेबसाइट है महक की, कंटेंट उसने डाल दिया है, HTML CSS वगैरह दिख रहा है, रिएक्ट जेएस, टेलविन CSS, यहाँ पे देखो उसने लिंक भी डाली है। सही लग रहा है ना? ये पोकेमोन, फिर यहाँ पे और उसने खुद से भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे पहले, ये देखो उससे सारा कोड यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शायद आई थिंक उसने लिंक वगैरह डाला नहीं उतना भी इसका, ठीक है, लेकिन सही किया हुआ है। कॉन्टैक्ट में देखते हैं, वर्क में देखते हैं, अबाउट, ओके। तो माइक ने, सॉरी, माइक ने खुद का भी डाल दिया पूरा अब यहाँ पर उसका जो भी था, एंड यहाँ पे उसका कंटेंट वगैरह, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। सो कब बनाओगे ही ना तुम भी, मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ। सो कोशिश करो कि फटाफट जो तुम्हारे बच्चे असाइनमेंट है उस पर करो। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट, हम जो नोड सीखने वाले हैं वो इसी के लिए सीखने वाले हैं कि हम जो है हमारा ये बैक जा सकते हैं इसमें, जो हमारा ये वेबसाइट है, इसमें सपोज कि अब मान लेते हैं महक ने कुछ नया स्किल सीखा, अब वो यहाँ पे डालेंगे कैसा, है ना, ये तो स्टैटिक है। तो इसे डायनेमिक बनाएंगे, हम एक पोर्टल बनाएंगे, वहां से मैं स्किल्स ऐड करते रहूंगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेएस व्यू एंगुलर, वहां से ऐड करूंगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा। तो इसके लिए हम नोड जेएस सीख रहे हैं। ओके, तो नोड जेएस हम उतना डिटेल में सीखेंगे नहीं, बट थोड़ा बहुत। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अब बात करते हैं हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन, सर्वर एप्लीकेशन, एक पूरा एप्लीकेशन बनता है कैसे। तो जो हमारा फ्रंट एंड है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर एप्लीकेशन को, एंड सर्वर एप्लीकेशन क्या करता है, डेटाबेस से डेटा देता है। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की, हेलो, ये मेरा फ्रंट एंड है ना, मैं रिक्वेस्ट क्या कर रहा हूँ अभी, सर्वर पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, और सर्वर के पास एक्सेस है कि वो डेटाबेस में
डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे। अब ये डेटाबेस क्या है? डेटाबेस कुछ नहीं है, वो भी एक मेमोरी है, मेमोरी कार्ड की तरह ही समझो, जहाँ पे हमारा है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड है डेटा हमारा, उतना ही है। एंड डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें पासवर्ड लगता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो कई सारे प्रोवाइडर है उसमें भी, एसक्यूएल, पीजी, एसक्यूएल लाइट, माई एसक्यूएल वगैरह। तो हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, सर्वर क्या करेगा डेटाबेस से, वो डेटा ढूंढ कर निकालेंगे हमारे लिए और हमको रिस्पॉन्स में भेजेगा। तो यही होता है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये देखो, ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर कि देखो फ्रंट एंड है हमारा वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, सर्वर को रिक्वेस्ट करूँगा। सर्वर पे होता है सर्वर एप्लीकेशन, जो कि हम नोड जे से बनाते हैं, और उसके पास होता है डेटाबेस का एक्सेस, तो डेटाबेस से लेके देता है। तो इस तरह से क्यों करते हैं हम कि डेटाबेस जो है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड है। सर्वर एप्लीकेशन में हम हमारे लोकल में रन नहीं करते हैं, कहीं और रन करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस। अगर मेरे पास परमिशन है कि मैं मेरे फ्रंट एंड से डायरेक्टली एक्सेस करूँ डेटाबेस को, तो ये वल्नरेबल रह सकता है कि उसमें सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इससे एक पूरा सेपरेट ऐप बनाते हैं हमारे सर्वर के लिए, सर्वर ही बनाते हैं पूरा, सर्वर एप्लीकेशन, और वो सर्वर जो है वो डेटाबेस से काम करेगा। अब सर्वर क्या है बोलता हूँ मैं, सर्वर भी कंप्यूटर ही है, जैसे हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, वैसे ही एक मशीन है, उसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो उबंटू वाले ही रहते हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो कम रैम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि उधर तो वहाँ पे तो हमारा कुछ यूजर एक्सपीरियंस का मायने लगता नहीं कि किस तरह से यूआई दिखाई दे रहा है ना। तो बहुत लो लाइट वेट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कंप्यूटर ही है, ये भी कंप्यूटर ही है, मोबाइल भी कंप्यूटर ही है ना वैसा, ये भी कंप्यूटर ही है। तो हम एक कंप्यूटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर को, एंड वो डेटाबेस से डेटा निकाल के हमको दे रहा है। डेटाबेस क्या, एक बड़ी सा मेमोरी है। देखो, डेटाबेस वेयरहाउस, देखो ऐसे डेटा डेटा वेयरहाउसेस ऐसे रहते हैं। तो वहां से डेटा फेच करता है हमारा सर्वर एप्लीकेशन, जो कि कहाँ पे रन हो रहा है, सर्वर वाले मशीन पे, सर्वर वाले कंप्यूटर पे। ये हमारा क्या है, हमारी मशीन है, इस यहाँ पे क्या फ्रंट एंड एप्लीकेशन है, और सर्वर पे मशीन पे क्या है, सर्वर एप्लीकेशन है, जिसे हम बैक एंड एप्लीकेशन कहते हैं। ओके, तो डेटाबेस से डेटा लेके वो देता है। जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने हेलो रिक्वेस्ट किया गूगल को, तो गूगल के सर्वर एप्लीकेशन में गया, फिर उसने डेटाबेस से वो डेटा निकाल के जो भी हमें चाहिए यहाँ पर, जैसे कि मैं डेटाबेस और वेयर हाउस सर्च किया मान लेते हैं, तो उसने क्या किया, मैंने यहाँ पे भेजा, यहाँ पर सर्वर पे उसने डेटाबेस से जो भी डेटा हमको चाहिए वो हमको रिक्वेस्ट में रिस्पॉन्ड किया और हमको डेटा दे दिया। तो ये सारा डेटा है जो हमें मिला है। तो यही है हमारा एक फ्रंट एंड बैक एंड एप्लीकेशन। ओके, समझ में आया ही ना मोटा मोटा कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखो कि जो जावास्क्रिप्ट की जो इस्तेमाल हो रहा था स्टार्टिंग में, वो था सिर्फ ब्राउज़र पे हमारी वेबसाइट रन करने के लिए। यानी कि अगर किसे भी जावास्क्रिप्ट रन करना है तो उसके पास सिर्फ एक ही है टूल या सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र्स, वो ब्राउज़र पे ही जावास्क्रिप्ट रन कर सकता है, ऐसा था। लेकिन उसके बाद कई सारे इन्वायरमेंट आए, रन टाइम इन्वायरमेंट। अभी अगर मुझे जावास्क्रिप्ट रन करना है तो मैंने क्या बोला, ब्राउज़र ही है। तो ऐसे कई सारे इन्वायरमेंट आए, रन टाइम इन्वायरमेंट, कि जहाँ पे मैं मेरे जावास्क्रिप्ट को रन कर सकता हूँ। तो वैसे ही नोड जेएस है, नोड जेएस की वजह से ही मैं ब्राउज़र के बाहर भी, मैं कहीं पे भी जो है जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैं ना 4+4 दिख रहा है, ये जावास्क्रिप्ट मैंने रन किया। तो इसके लिए कई सारे हमारे इन्वायरमेंट रहते हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट। उसमें से एक नोड जेएस है,
डायनो जेएस है, बन जेएस है, ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट्स है। इन्वायरमेंट मतलब क्या, सेटअप है। अगर सपोज कि मुझे घर में लाइट जलानी है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, वायर्स, बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें होंगी तभी तो मैं लाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे ही मेरे ब्राउजर के बाहर मुझे अगर जावास्क्रिप्ट रन करना है, इस्तेमाल करना है, तो मुझे एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए कि मैं वहां पर जावास्क्रिप्ट को रन कर पाऊँ। तो उसमें से एक है नोड जेएस। समझा ही ना? तो अभी जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो बना रहे हैं सर्वर एप्लीकेशन। और सर्वर एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा कि वो भी एक मशीन पे रन होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे इस मशीन पे सर्वर एप्लीकेशन बनाएंगे। बाद में वो हम जब डिप्लॉय करेंगे सर्वर पे, तो वो सर्वर एप्लीकेशन बन जाएगा। ठीक है। तो ये फ्रंट एंड बैक एंड से नाम से जो समझ में आता है हमें, जो हमें फ्रंट में नजर आ रहा है फ्रंट, जो बैक में हो रहा है जो बाकी चीजें हो रही है बिहाइंड द सीन, वो बैक एंड एप्लीकेशन, यही है। ओके। तो ठीक है, हम हमारा एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सिंपल है बनाना, कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे फ्रंट एंड आता है उसे बैक एंड कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। तो मैंने अब फिलहाल के लिए देखो, नोड जेएस का एक खाली फोल्डर बनाया है। अब यहाँ पे मैं ऐप डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब मुझे रन करना है। तो जैसे मैंने कहा कि रन टाइम इन्वायरमेंट है हमारे लिए, कि हम ब्राउजर के बाहर भी जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, नोड और जो भी हमारी फाइल नेम है वो लिखना है ऐप डॉट जेएस। रन हो गया। तो ये समझा ही ना, इतना कुछ बड़ा चीज नहीं किया हमने, वो सिंपल ही था, है ना? तो अब हम बनाएंगे हमारा एक सर्वर एप्लीकेशन। तो सर्वर एप्लीकेशन बनाने के लिए, जैसे हम रिएक्ट में कई सारे लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल किए, इस्तेमाल किए, वैसे ही हम हमारे सर्वर एप्लीकेशन में भी क्या करेंगे, कई सारे लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे। तो उसके लिए जो हमें लगता है वो है पैकेज जेसोन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पैकेज जेसोन बनाने के लिए npm init -y। ये क्यों है, क्या है, अभी वो हमारा कुछ टॉपिक है नहीं। सिर्फ इतना लिखो, एक पैकेज जेसोन बन जाएगा बस। ओके। ये हो गया हमारा सेकंड, जो कि हमने देखा। यहाँ पे मैं रीडमी फाइल बनाता हूँ, समझ में आएगा कि हमने क्या क्या सीखा। लो टू लॉग इन ऐप डॉट जेएस देखा, पैकेज जेसोन, cmd, क्या था इसका, npm init -y। ठीक है। अब थर्ड जो है कि मैं मेरे कमांड लाइन से एक सिंपल कमांड लाइन बनाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा कि वो मैं लिखूंगा तो मेरा ये काम हो जाए। स्क्रिप्ट लिखूंगा, जैसे हमारी फिल्म में स्क्रिप्ट होती है ना, कि हीरो ये करेगा, फिर वो विलन ये करेगा वगैरह, स्क्रिप्ट रहती है ना, वैसे मैं स्क्रिप्ट दूंगा और उसी तरीके से मेरा होना चाहिए। तो मैं स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ। मेक ऑन स्क्रिप्ट। तो ये कैसे बनाएंगे, हमारे पैकेज जैसे में यहाँ पे दिख रहा है स्क्रिप्ट सा, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ और नाम लिखता हूँ ग्रीट। ठीक है। और यहाँ पे स्क्रिप्ट में लिखता हूँ नोड, और यहाँ पे ठीक है, हाँ, एंड कंसोल लॉग वेलकम। ठीक है। ये स्क्रिप्ट लिखा मैंने, मतलब क्या किया, नोड एंड एंडेड क्लिक किया बस। अभी चीजें क्या है, लेकिन इस तरह से स्क्रिप्ट लिखी है मैंने, देखते पहले चलती है क्या। तो इसका क्या है, नोड, पहले नोड रन हो, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हो। ये किस तरह की चीजें बोलता हूँ मैं, स्क्रिप्ट जब भी हमें मल्टीपल लाइंस लिखना होता है ना, तो हम एडेड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे करना है नोड रन, मैंने नोड लिखा, दिख रहा है ये आया, उसके बाद मैं कंसोल करूंगा ना ये,
हो गया। तो वही चीज़ है, हमें मल्टीपल कमांड लिखने हैं तो एंडेड का हमें इस्तेमाल करना होता है। तो इस तरह से हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। समझा ही ना? अब मैं इस स्क्रिप्ट को रन कैसे करूँगा? सिंपल है, npm रन, और जो भी हमारा स्क्रिप्ट है ग्रीट, दिख रहा है यहाँ पे आया, लिख कर आया यहाँ पे, रन की नहीं हुआ। रन तो होना चाहिए था। हाँ देखो यहाँ पे रन, ग्रीट हुई है रन, एंड यहाँ पे नोड जेस आया है। देखते हैं क्यों नहीं हुआ। ऐसी चीजें मैंने भी कभी की नहीं एक्चुअली, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। Why not work? ओके, कॉपी करके देखते हैं चलती है क्या। दिख रहा है यहाँ पे वेलकम लिख कर आ गया। तो थोड़ा कमांड बदल गया। ये कमांड हमें जरूरत नहीं है कि हम इसे समझे वगैरह, लेकिन इस तरह से होती चीज़ें। ओके, तो ऐसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह से लिखते हैं, ये चीज़ हम कभी इस पे आती भी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में क्या क्या परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने एक ऐप में क्या करा है, स्क्रिप्ट बनाया कि ग्रीट नाम का, कि वो ग्रीट करे। और यहाँ पे वेलकम भी आया ना जब मैं रन किया, npm रन ग्रीट या npm ग्रीट। npm रन ग्रीट नहीं होता है, ओके, npm रन ही लिखना पड़ता है, npm रन ग्रीट। ऐसे कई सारे स्क्रिप्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें npm रन टेस्ट, अब वो कुछ है ही नहीं, टेस्ट का फाइल हमने बनाया नहीं है तो फिर आ रहा है। ओके, ऐसे हम मल्टीपल स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैं एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ कि मैं मेरा कोड एग्जीक्यूट करूँ जो भी मेरा ऐप डॉट जेएस में है। तो उसके लिए मैं स्क्रिप्ट बना रहा हूँ स्टार्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं नोड, आई थिंक नोड ही लिखते हैं ना, हाँ, नोड ऐप जेएस, कि नोड और ऐप जेएस का फाइल हम रन कर सके। अब देखते हैं जब मैं npm रन स्टार्ट करता हूँ तो क्या होता है। तो दिखा क्या हुआ, मेरा जो ऐप जेएस का कोड था वो रन हो गया। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, कंसोल डॉट लो 9, npm रन स्टार्ट करता हूँ। स्क्रिप्ट बनाया मैंने कि जब भी मैं स्टार्ट स्क्रिप्ट करूंगा तो इसका जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है वो रन होना चाहिए। तो नोड ऐप डॉट जेएस से वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। ये समझा ही ना? ओके, मैं स्टार्ट स्क्रिप्ट। ओके, अभी हमारी स्क्रिप्ट बन गई। अभी हम बनाएंगे सर्वर। तो सर्वर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक लाइब्रेरी जो कि है हमारी npm i express। अभी एक्सप्रेस क्या बोलता हूँ मैं, ये एक लाइब्रेरी है। जैसे कि हमने कई सारे लाइब्रेरी देखे हैं। देखो इतनी बात समझ लो कि बिना लाइब्रेरी के हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन हमें पहले पहले से ही किसी का कोड मिल रहा है कि हम वहां से कोड लें और आगे काम करें। मान लेते हैं ना कि अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ही नहीं, किसी कंपनी दी ही ना होती, मैं कहता कि तुम तुम्हारी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाओ और उस पर काम करो, ये डिफिकल्ट होता है ना तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए कई सारे ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है, जावास्क्रिप्ट भी ओपन सोर्स ही है, तो तुम इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हो। तो ये चीज़ है। तो वैसे ही एक्सप्रेस जेएस लाइब्रेरी है जिसमें कई सारे हमें फीचर्स मिलते हैं, जिससे हम हमारा सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, हमारा सर्वर एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, तो उसको बनाने के लिए पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे।
अब इंपोर्ट करने के लिए जो तरीका हमने देखा है अब तक, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, है ना? ऐसे कुछ देखा है ना मैं हमने अब तक, सॉरी ही ना। तो अब मैं इसे रन करके देखता हूँ कि क्या होता है। मुझे पता है एरर आएगा, लेकिन देखते हैं। तो यहाँ पे आया है कि कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। ये कह रहा है कि तुम इस राशि नहीं लिख सकते। तो अब मैं समझाता हूँ कि ये जो तरीका है वो है ES6 का, और हम जो इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं वो है ES5 का, उसके पहले का। तो पहले हम पहले के वर्जन में इंपोर्ट किस तरह से करते थे? हम इस तरह से, एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, दोनों का मतलब सेम ही है, बट हम इस तरह से नहीं कर सकते, हम इस तरह से करते हैं। अब मैं कमेंट करता हूँ, मैं देखता हूँ, दिख रहा है? एक लंबा सा चौड़ा ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पर, इसमें सारा डेटा है एक्सप्रेस के बारे में। तो इस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं, समझे ही ना? अगर इस तरह से इंपोर्ट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है पैकेजेस उनमें। मैं यहाँ पे लिख देखता हूँ, हाउ टू यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन नोड, गिव मी पैकेजेस ऑन। तो इतना लिखना है, टाइप मॉड्यूल। अब जो है हम इस तरह से कर सकते हैं, दिख रहा है? चल गया। बट इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते, क्या नहीं करते, पर यही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पुराना वर्जन। तो ये चीज है, ओके। और कुछ तो रीजन होगा उतना कि हम क्यों ES5 इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम ES6 का सिंटैक्स इस्तेमाल नहीं करते। ओके, तो इस तरह से इंपोर्ट करते हैं। हमने देखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बाय रिक्वायर मेथड, जो कि किसका है? ES5 का है। और अभी हम समझते हैं, ये तो बना लिया। अब मैं एक सर्वर किस तरह से बनाऊंगा, सर्वर एप्लीकेशन। उसके लिए क्या करूंगा? मैं ऐप एक्सप्रेस को कॉल करूंगा, क्रिएटिंग सर्वर एप्लीकेशन, बन गया। इतना ही है। और अगर तुमको इसे रन करना है वगैरह, वो तो देखते हैं हम। इतना ही है, ही ना, समझे? इस तरह से क्रिएट करता किया जाता है एक सिंपल सा एप्लीकेशन, समझे ही ना? अब इसका कुछ मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे कि क्रिएट तो किया है। अब देखो, हम इसे लिसन करेंगे। अब लिसन करना मतलब क्या है बोलता हूँ मैं। यहाँ पे हमने एक पोर्ट डालेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट 8000 पोर्ट, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग फंक्शन पास कर रहा हूँ सिंपली, पोर्ट सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, ठीक है। अब देखता हूँ, दिख रहा है? ऐप डॉट लिसन किया, मेरा सर्वर रन हो गया। तो मुझे कौन से पोर्ट पे करना तो मुझे डालना पड़ता है, इतना ही है। तो ये लोकल होस्ट पे कितने पोर्ट पे होगा हमारा? 8000 पोस्ट पे होगा। देखते हैं, लोकल होस्ट 8000 पे हमारा चल रहा है, दिख रहा है? रन हो रहा है। ये छोड़ दो अभी जो आ रहा है इशू यहाँ पे, लेकिन हो गया, हमारा रन हो रहा है। तो इस तरह से हम बनाते हैं, पोर्ट डिसाइड करते हैं किस पोर्ट पे होगा। जैसे हमारा होता है ना 513 है, 3000 है रिएक्ट, और वाइट के लिए 5173 है।
एंगुलर का बाय डिफॉल्ट 4200 है, वैसे ही हमारा हम जो इस्तेमाल करते हैं मेनली 8000 या फिर 5000 इस्तेमाल करते हैं बैक एंड एप्लीकेशन यानी सर्वर एप्लीकेशन के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ हो यहाँ पर कि जब भी मैं कुछ रिक्वेस्ट करूँ किसी एक पर्टिकुलर यूआरएल पे तो कुछ हो ना, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट की लिस्ट दिखाई दे, कुछ तो हो। तो उसके लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट गेट, गेट मेथड। अब गेट मेथड ही समझते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्लैश पे मैं गेट करूँ कुछ डेटा। तो यहाँ पे हमको फंक्शन पास करना पड़ता है, फंक्शन, इससे पहले रिक्वेस्ट होता है ना रिस्पॉन्स है, और मैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड में HTML भेज सकता हूँ। अभी के लिए HTML भेज रहे हैं, ठीक है। हाय, और इसका नाम रखता हूँ मैं पोर्टफोलियो CRM API, ठीक है। अब देखते हैं, अभी भी नहीं आया, क्योंकि क्या पता है कि जैसा हमारा होता है रिएक्ट में कि मैंने यहाँ पे सेव किया एंड ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हुआ, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पे मुझे सर्वर बंद करके फिर चालू करना पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं, दिख रहा है, दिखाई दिया। तो मेरे इस यूआरएल पे ये होना चाहिए। अब मैं सेम क्या करता हूँ, ग्रीट, एक तो हुआ हमारा ये HTML वाला, लेकिन हमें पता है कि हमारा काम जेसन में होता है, ऑब्जेक्ट में ही हमें डेटा आता है, जैसे कि हमने पोकेमोन में देखा। तो गेट जेसन डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेंड इस्तेमाल नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगा जेसन, और जेसन के अंदर मैं भेजूंगा ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब यहाँ पे मैं गेट करता हूँ, यहाँ पे नाम क्या हमारा, गेट जेसन डेटा। अरे यार, फिर से सर्वर बंद करना पड़ेगा हमें। अब देखते हैं, दिख रहा है यहाँ पे, मैं रिफ्रेश किया तो यहाँ पे डेटा आ गया। तो इस तरह से हम डेटा गेट करते हैं, ये समझा ही ना। अभी हम जो है इसमें पॉसिबल ही नहीं है हमारे डेटाबेस का कनेक्टिविटी, नहीं समझे। सिंपली यहाँ पे मैंने ये स्लग पास किया कि इस यूआरएल पे जो है 8000 पे हमारा रनिंग है ऑलरेडी, है ना। तो उसके स्लैश गेट जेसन डेटा पे मेरा कुछ हो, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हम करते हैं, रिस्पॉन्स में कुछ आता है। तो मैं रिक्वेस्ट में मैंने अभी कुछ कर नहीं रहा, और रिस्पॉन्स में मैं क्या बोल चाह रहा हूँ मैं कि ये सर्वर जो है रिस्पॉन्स में एक जेसोन भेजे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बस। तो ऑब्जेक्ट जो है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है की वैल्यू, इस सिंटैक्स से पूरा समझ में आई ना, या फिर कुछ नहीं समझा? ठीक है हिना, बताएं क्या नहीं समझा। अच्छा, समझ गया, ठीक है। तो ये तो मैं डेटा गेट का बोल रहा हूँ। अब कई सारे हम रिक्वेस्ट या परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने ग्रोसरी लिस्ट बनाया, या पोकेमोन का देखते हैं। पोकेमोन में हमने दो एपीआई कॉल किए थे, एक तो है कि गेट गेट ऑल की, गेट लिस्ट की, और दूसरा था गेट सिंगल, एक पोकेमोन की इंफॉर्मेशन दो मुझे, एक पर्टिकुलर पोकेमोन की, जिसका हम कार्ड दिखा रहे थे। और ग्रोसरी लिस्ट में देखो, ग्रोसरी लिस्ट का अगर हम देखें तो वहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, लिस्ट दिखाई दे रही थी, मैं डिलीट कर रहा था, है ना। तो वैसे हमारे मेनली 5 ऑपरेशंस रहते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं कोई भी डेटा पे। एक तो कि गेट ऑल करते हैं या गेट सिंगल करते हैं, दूसरा है कि हम ऐड करते हैं, चौथा है अपडेट करते हैं, पांचवा है हम डिलीट करते हैं। गेट गेट सिंगल, ऐड, एडिट एंड डिलीट। तो इन्हीं को कहा जाता है, हम कहते हैं
CRUD का मतलब क्या है? क्रिएट। क्रिएट करना मतलब ऐड करना। रीड करना मतलब गेट सिंगल और गेट। और हमारा अपडेट यानी कि एडिट, और डिलीट यानी कि डिलीट या रिमूव कह लो, ठीक है। सो इन्हें कहा जाता है CRUD ऑपरेशंस। तो कोई भी डेटाबेस होता है हमारा कि कोई भी एप्लीकेशन, जैसे कि मेरे कस्टमर की लिस्ट है, कस्टमर का नाम बदल गया कुछ या एड्रेस बदल गया, मैं उसको एडिट करूंगा ना, मुझे कस्टमर नहीं चाहिए, मैं डिलीट करूंगा। तो ये सारे क्या 5 ऑपरेशन हम हर जगह देखते हैं, हर जगह। अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन खोलूँ, कोई भी, उसमें चीज़ें है ही ना, 4-5 ऑपरेशन। समझे ही ना ये? अपना व्हाट्सएप पे देख लो, फर्स्ट स्क्रीन पे क्या आता है हमें? गेट ऑल आ रहा है, फिर हम एक पे क्लिक करते हैं गेट सिंगल, फिर उसके चैट आ रहे हैं ना हमें। हर जगह पे यही चीज़ होती है, ये 5 ही ऑपरेशन ज़्यादा परफॉर्म होता है। समझे ही ना ये? ओके। तो अभी जो हमने देखा एक प्रॉब्लम कि मुझे बार बार सर्वर क्या करना पड़ रहा है, बंद चालू करना पड़ रहा है। तो उसके लिए लाइब्रेरी आती है हमारे पास, npmy nodemon। नोडमन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, और इसके साथ मुझे मेरे स्क्रिप्ट में कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं नोडमन लिखूंगा। अभी नोडमन से हुआ क्या बोलता हूँ मैं, कि मुझे बार बार सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो से कुछ नया डेटा दिखाई दिया ना फाइल में, वो फिर से स्टार्ट कर देगा, जैसे हमारे रिएक्ट बाइट में हमने देखा हुआ है। ठीक है, मैं अभी npm स्टार्ट करता हूँ। अब मैं ना यहाँ पे चेंज करता हूँ, वैल्यू अपडेटेड, एंड मैंने सेव किया, कंट्रोल एस। दिख रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब मेरे को यहाँ पे नया डेटा दिखाई दे रहा है। तो ये फायदा है हमारे नोडमन का। ठीक है, समझेंगे ना? तो हम क्या करेंगे सिंपली अभी के लिए, यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, और उसका डेटा कहाँ से आएगा? हमारा एक डेटा जेसोन से आएगा। ठीक है, इसमें हम ना हमारा लिस्ट लिखते हैं, आईडी। यहाँ पे देखो हम जेसन फॉर्मेट में लिखेंगे, ही ना, आईडी ये तो नेम है ना हमारा, आईडी 1। ऐसे मैं 3 बनाता हूँ फिलहाल के लिए, 2 ही बनाता हूँ, हम बाकी ऐड करेंगे। यहाँ पे माइक। अब ये डेटा मैं चाहता हूँ कि गेट जब करूँ ना मैं आए, तो यहाँ पे ऐप डॉट गेट स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट की एपीआई कॉल करूँगा स्लैश स्टूडेंट, तो क्या होगा? मुझे सारे स्टूडेंट का डेटा मुझे आएगा। ठीक है, देखते किस तरह से करता है। यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इस तरह पे लिखना पड़ता है। ठीक है, फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का अभी कुछ इस्तेमाल नज़र नहीं आ रहा है हमें, लेकिन वो धीरे समझ में आ जाएगा। रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा? यहाँ पे पहले तो डेटा ले लेता हूँ, कॉस्ट डेटा रिक्वायर डेटा जेसोन। देखते हो डेटा कुछ नजर आ रहा है क्या पे? कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे कुछ हुआ है ना, आई थिंक। ओके, दिख रहा, डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट के स्लैश पे मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स जेसोन, यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज स्टूडेंट लिस्ट फेच्ड, और यहाँ पे डेटा डेटा। अब देखते हैं कि जब मैं स्टूडेंट की एपीआई कॉल करता हूँ, स्टूडेंट, ओके,
ओके, स्टूडेंट है यहाँ पर, स्टूडेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश, दिखा दिया, यहाँ पे डेटा आया। ये डेटा वैसा ही है ना जो हमने पोकेमोन का देखा था, बस यही डेटा हम वहाँ पे सर्व करते हैं। तो ये हमने अभी हमारा ऐप क्रिएट किया और देखा किस तरह से हम गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, और भी क्रिएट करते हैं। ये हमने गेट किया ना, ऐड का भी करते हैं कि इस यूआरएल पे जब कोई ऐड करे, ये सिंगल स्टूडेंट का देखते हैं ना पहले, गेट वाला सिंगल स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मैं स्लैश आईडी भेजूंगा, तो उस आईडी का डेटा मुझे आएगा। जैसे कि 1 लिखूंगा तो हिना का आएगा, 2 लिखा तो महक का आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्लैश आईडी। ये वही चीज़ है जो हमने रिएक्ट राउटर डो में भी देखी हुई है। ओके, अब यहाँ पे डेटा ना मैं कुछ भेजता नहीं हूँ, यहाँ पे मैं नल भेजता हूँ एंड स्टूडेंट पेस्ट भेजता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, दिख रहा है डेटा नल आ रहा है, कोई डेटा है ही नहीं ना अभी। अभी हम देखते हैं कि हम ये चीज़ कैसे ले सकते हैं। ये चीज़ मुझे लेना है जो मैंने यहाँ पे भेजी है 1 2 3, तो वो मुझे आती है मेरे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में, इसे कहा जाता है पैरम्स। ओके, दिख रहा है यहाँ पे आईडी 1 आ गई, जो कि मैंने यहाँ से पास किया था। ऐसे कई सारे मैं पास कर सकता हूँ, जैसे कि अनदर आईडी, यहाँ मैं पास करता हूँ। दिख रहा है यहाँ पे क्या है, आईडी है, अनदर आईडी। ऐसा जितना चाहिए उतना पास कर सकते हैं। अभी की तो जरूरत नहीं हमें, अब तो आईडी जरूरत है। ओके, मैं बैक जाता हूँ, आईडी आ गई। अब हमें क्या करना है, उस आईडी को वही डेटा भेजना है जो वो आईडी में रिक्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, डेटा डॉट फाइंड। ये चीज़ हमने ऑलरेडी सीखी है हमारे रिएक्ट के सेशंस में। तो स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ओके, और यहाँ पर मैं डेटा स्टूडेंट भेज देता हूँ, तो आईडी इज नॉट डिफाइन आ रहा है। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी। दिख रहा है स्टूडेंट फेस्ड आ रहा है, लेकिन डेटा कुछ आया नहीं, डेटा नाम आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, कंसोल करके देखते हैं। स्टूडेंट अनडिफाइन आया हुआ, ऐसा क्यों? हाँ अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 है और जो हमें आ रहा है ना यहाँ से, ये इसे हम क्या करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अब हो जाएंगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ये आ रहा था ना, ये स्ट्रिंग में आ रहा था, तो हमारा 3 है ना, यहाँ पे 3 इक्वल्स है। तो ये क्या करता है, डेटा भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी। तो डेटा टाइप पहले स्ट्रिंग आ रहा था यहाँ से, और ये नंबर था, तो अभी मैंने इसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे दिख रहा है उसने फाइंड किया कि स्टूडेंट आईडी इक्वल टू आईडी है क्या, तो हमारे डेटा में है, हाँ है ही ना, तो वो डेटा आ गया, देखा डेटा आ गया। तो इस तरह से हम गेट सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ अगर मैं 445, जो कि था ही नहीं, तो आपको कुछ नजर आना चाहिए ना कि फाउंड नहीं हुआ, है ही नहीं। तो इफ स्टूडेंट नोट, तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न, रिटर्न नहीं, अरेज डॉट जेसोन नो डेटा फाउंड ऑफ दिस आईडी। आईडी और यहाँ पे डेटा नल, एल्स ये, ठीक है। अब देखते हैं,
आया यहाँ पे नो डेटा फाउंड ऑफ दिस आईडी, डेटा नल। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल हम देखेंगे कि हम और भी हमारे जो अलग अलग मेथड्स है हम किस तरह से उससे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके है ना? कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जाना कि सर्वर एप्लीकेशन होता क्या है। हम कई बार सेशन में देखते हैं ना, कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह, तो समझ नहीं आता कि सर्वर होता क्या है, सर्वर एप्लीकेशन होता क्या है। अब ऐसे भी हो सकता है ना कि मैं मेरे खुद की पीसी को एज सर्वर सर्वर बोल दूँ, तुम तुम्हारे पीसी से मेरे डेटा, मेरे आईपी एड्रेस पे तुम तुम्हारा डेटा मुझे शेयर करो, हो सकता है। तो मेरा क्या हो गया ये, सर्वर एप्लीकेशन हो गया ना, मेरा सर्वर हो गया ये। तुम्हारे लिए मेरा पीसी एज अ सर्वर ट्रीट हो सकता है। तो सर्वर जो है कॉम्पिटिटिव रहता है और कुछ नहीं, उसमें एक हमारा एप्लीकेशन रनिंग रहता है हमेशा, बस उतना ही है। तो जो हमारा सर्वर एप्लीकेशन है, जो भी हम हमारा बैकएंड एप्लीकेशन या सर्वर एप्लीकेशन बनाते हैं, वो वहाँ पे हमेशा रनिंग पे रहता है। जैसे कि गूगल का है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट किया, वहाँ रिक्वेस्ट किया सर्वर को, उसने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स में कुछ डेटा दिया। वैसे ही हमने आज हमारा बनाया एक छोटा सा एप्लीकेशन। उसमें हमने लोग करके देखा, पैकेज दूसरे के बारे में समझा कि हमारे कई सारे जो हमें हमारे एनपीएम के पैकेजेस है, वो उसको इस्तेमाल करना है हमें, तो हमें पैकेज उसमें बनाना पड़ता है। उसके लिए ये कमांड है। हमने खुद की भी एक स्क्रिप्ट बना के देखी, एंड एक स्क्रिप्ट बनाई जो हमारे app.js को स्टार्ट करे। और हमने समझा कि import बाय रिक्वायर मेथड, जो कि ES5 का है, हम इंपोर्ट से भी कर सकते हैं, बट लोग जो है रिक्वायर इस्तेमाल करते हैं Node.js के अंदर। फिर हमने समझा गेट, गेट सिंगल, ऐड, एडिट एंड डिलीट रिमूव, ये 5 ऑपरेशंस हम हमेशा देखते हैं, जिन्हें CRUD कहा जाता है। फिर एक नोडमन लाइब्रेरी देखी, हमने इंस्टॉल किया, और हमारे पैकेजेशन में यहाँ पे नोडमन एपजेस किया, जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन हमेशा स्टार्ट होते रहने वाला है। और हमने समझा गेट मेथड के बारे में, और हम रिस्पॉन्स में एक तो ही कि HTML भेज सकते हैं, या फिर हमारा एक ऑब्जेक्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जेसोन बनाया जिसमें हमारा डेटा है, और यहाँ पे हमने डेटा गेट की, सारा डेटा भी गेट किया और बाय सिंगल भी, जैसे कि हमने पोकेमोन में किया था। तो कल के सेशन में हम जानेंगे किस तरह से हम यहाँ पे हमारा पोस्ट यानी कि ऐड रिक्वेस्ट, पुट यानी कि एडिट, एंड रिमूव डिलीट, जो कि डिलीट ही कहा जाता है CRUD में भी, उसे भी हम कल जानेंगे। तो यहाँ पे मैं ना एक डॉट गिट इग्नोर फाइल बनाता हूँ। ये गो इग्नोर, अब ये फाइल कौन सी रहती है बोलता हूँ मैं, जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो गिट में चला ना जाए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है क्या, सारे फाइल जा रहे हैं ना मेरे, मैं नहीं चाहता कि नोड मॉड्यूल्स की फाइल मेरी जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे पाथ दे दूंगा नोड मॉड्यूल्स, इग्नोर करो इसे। ऐसे ही लिखते हैं आई थिंक, क्या ऐसे, ये ऐसे भी, हाँ ऐसे दिख रहा। अब यहाँ पे कितने दिखा रहे हैं, पहले कई सारी फाइल्स है ना, मैं चाहता हूँ कि मेरी ना डेटा डॉट जेसन भी जो है वो इग्नोर हो जाए, वो मेरे गिट में पुश ही ना हो। अब देखो, अब 6 फाइल थे ना, अब 5 हो गए। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा डेटा डॉट जेसन है ना। तो ये हमारा गिट इग्नोर होता है कि हम इग्नोर करना चाहते हैं, हम वो फाइल भेजना नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि फाइल्स भेजो भेजो, तो उसके लिए हमें करते हैं। ओके। तो आज हमने चीजें सीखा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट कमिट, और कल जो हम सीखेंगे वो है CRUD ऑन डेटा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। एंड इसका मैं ओपन सोर्स ही है, तो मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जो है यहाँ से क्लोन करके कोड को देख सकते हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे फोक करें, वो बेस्ट होगा। ओके है ना? ठीक है, प्रोंटेरा, आज का सेशन हमारा हो चुका है ना। आप रुको, हाँ थोड़ा सा।